हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 27 फरवरी 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे एक कंट्री का मैप और आज की कंट्री है स्वीडन। स्वीडन के बारे में एक आर्टिकल है जो हम वर्ड सेक्शन में डिस्कस करेंगे और पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये यहाँ पर जो मैप देख रहे हैं आप, ये है यूरोप का मैप और यहाँ पर 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ प्रोमिनेंटली दिखाई दिखाई गई हैं और ये कंट्रीज़ हैं स्वीडन, नॉर्वे और फ़िनलैंड। तो यहाँ पर अभी हम स्वीडन की बात कर रहे हैं। स्वीडन की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, स्वीडन अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री टच करता है, एक तो नॉर्वे से और दूसरी फ़िनलैंड से। तो 2 कंट्रीज़ से ये अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री टच करता है। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ हैं स्वीडन के अराउंड, उसमें पहली वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ बोथनिया जो यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर है आपका बाल्टिक सी और इधर है नॉर्थ सी। तो 3 वाटर बॉडीज़ हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी, जो स्वीडन को टच करती हैं और 2 टेरिटोरियल कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे और फ़िनलैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से और आज की पहली न्यूज़ है रशियन आर्मी ने इंडिया के सेवरल जो लोग थे, जो रशियन आर्मीज़ के द्वारा रिक्रूट किए गए थे, वहाँ पर आर्मी हेल्पर की तरह काम करने के लिए उनको रिलीज़ किया गया है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो ऑफिस है उसकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि ये जो मुद्दा है यह बहुत ही स्ट्रांगली रशियन अथॉरिटीज़ के साथ लिया गया था और उनको बहुत ही स्ट्रांगली ये बोला गया था कि जो भी इंडियंस रसिया में हैं, जो एज ए आर्मी हेल्पर वहाँ पर रिक्रूट किए गए या आर्मी के साथ मिलके वो जंग में भी शामिल हैं, उनको वापस लाया जाए। तो यहाँ पर MEA की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि काफ़ी सेवरल इंडियंस को रिलीज़ किया गया है रशियन आर्मी की तरफ से। इसके अलावा जो कुछ मिसिंग पर्सन हैं उनका आइडेंटिफिकेशन अभी भी किया जाना बाकी है। ये जो पूरा मुद्दा था, यह द हिंदू की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि सेवरल वर्कर्स जिनको हायर किया गया था एज अ सिक्योरिटी हेल्पर, वो रशियन आर्मी में काम कर रहे हैं और उनको फाइनली रसिया में कॉम्बैट रोल में रिक्रूट करने के लिए वहाँ पर लाया गया था और वो रसिया और यूक्रेन वॉर में रसिया की साइड से लड़ रहे थे। तो जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कदम है ये उठाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंटर एग्जामिनिंग इंडियन टेक फर्म सैंक्शनड बाय EU एंड US फॉर क्लोज टाइज विद रशियन कंपनीज। इंडिया में एक कंपनी को EU और US ने बैन किया है कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए यूरोपियन यूनियन में, और ये जो कंपनी है इसका नाम है SI2 माइक्रोसिस्टम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ये जो सैंक्शन रिसेंटली लगाए गए हैं सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ रशियन यूक्रेन वॉर के बाद यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको स्टडी कर रही है सरकार, और उसके बाद ही कुछ जो कमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। लेकिन अगर हम इस कंपनी के बारे में समझें तो ये जो कंपनी है इसका नाम है SI2 माइक्रोसिस्टम, जो बैन की गई है फॉर एनी ट्रांजेक्शन विद इन EU फॉर ड्यूल यूज टेक्नोलॉजिकल गुड्स। इसके अलावा ये जो फर्म है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काफ़ी कामों में इन्वॉल्व है, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट का काम कर रही है ये इंडिया में। इसमें से पहला जो एग्रीमेंट है और जो कोलैबोरेशन है इस फर्म का विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके साथ ही IIT मद्रास के साथ भी ये एक MOU साइन कर चुकी है फॉर सिलिकॉन चिप प्रोडक्शन। तो ऐसी कंपनी को EU के द्वारा बैन किया गया, तो ये एक स्ट्रेंज बात है और इसी को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एनालिसिस है वो किया जा रहा है कि ऐसा EU ने क्यों किया, और ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। तो इस कंपनी की तरफ से कुछ बैड जो डील्स हैं वो उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। बहरहाल अगर इस कंपनी का पास्ट के बारे में भी अगर देखें तो इस पे ऑलरेडी बैंक्रप्सी रिलेटेड जो केसेस हैं वो चल रहे थे, और वो जो केसेस हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेट ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे थे। ओनर जो है इस कंपनी का वो ऑलरेडी रसिया में ट्रैवल करने के लिए परमिशन उनकी तरफ से परमिशन सॉर्ट की गई थी। तो ये पूरा ओवरऑल है कंपनी के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है, EU में काम कर रही है और रसिया में भी काम कर रही है। तो बिकॉज ये रसिया में काम कर रही है इसलिए यूरोपियन यूनियन ने इसको बैन किया है और गवर्नमेंट के द्वारा ये अभी
स्टडी करने की बात है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर बताया गया है इस आर्टिकल में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज 3 इसरो की नई फैसिलिटीज़ इनॉग्रेट की जाएंगी और देश को कंट्री को डेडिकेट की जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यू करने वाले हैं प्रोग्रेस ऑफ गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम और 3 नई फैसिलिटी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री को डेडिकेट करेंगे। और ये प्रधानमंत्री अपनी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की जो विजिट त्रिवनंतपुरम में आज की जाने वाली है, उसके द्वारा ये जो इनॉग्रेशन है वो किया जाएगा। गगनयान का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ लॉन्च है वो है 2025। और जो गगनयान है वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय सेंडिंग एस्ट्रोनॉट टू ऑर्बिट एंड रिटर्निंग देम सेफली टू द अर्थ। तो इंडिया की तरफ से पहली बार ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट, जिसमें ह्यूमन रहेंगे, वो ऑर्बिट तक जाएंगे, स्पेस में ऑर्बिट तक जाएंगे और सेफली वापस आएंगे। ये इंडिया का ओवरऑल गगनयान मिशन है जो 2025 के लिए अभी एक्सपेक्टेड है, इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। और ये जो 3 फैसिलिटीज़ आज इनॉग्रेट की जा रही हैं उसमें से पहली फैसिलिटी है ट्राइसोनिक विंड टनल, जो एस्टेब्लिश की जाएगी वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। इसके अलावा इंटीग्रेशन फैसिलिटी ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो सेटअप की जाएगी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। और जो तीसरी है फैसिलिटी, उसका नाम है सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी सीएट, जो स्टैब्लिश की जाएगी इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। और ये जो तीनों फैसिलिटीज़ का टोटल बजट है वो 1800 करोड़ का बजट है, जिसके अंडर ये तीनों फैसिलिटीज़ डेवलप की गई हैं। इनमें से पहली फैसिलिटी है ट्राइसोनिक विंड टनल, जिसकी ओवरऑल लेंथ रहेगी 170 मीटर विद ए टेस्ट सेक्शन साइज ऑफ 1.2 मीटर। ये प्रोड्यूस करेगी कंट्रोल यूनिफॉर्म एयर फ्लो ओवर स्केल मॉडल्स ऑफ रॉकेट एंड एयरक्राफ्ट, जिससे हम एरोडायनामिक्स कैरेक्टरिस्टिक जो भी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के हैं वो समझ सकें। जो विंड टनल है इसमें, ये अपने आप में पहला होगा कंट्री में। और इसकी जो मैक नंबर की रेंज है वो 0.2 से 4 मैक नंबर तक होगा, जिस इसका मतलब है कि ये जनरेट कर सकता है स्पीड रेंजिंग फ्रॉम सबसोनिक टू सुपरसोनिक अप टू 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। मैक नंबर वो ये एक स्पीड डिनोट करता है और मैक नंबर साउंड की स्पीड बताता है। 1 मैक नंबर इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। अगर 4 मैक नंबर की बात यहाँ पर की जा रही है तो ये 4 गुना ज़्यादा तेज स्पीड से चलने वाली टनल होगी, या इसका जो मूवमेंट होगा वो साउंड की स्पीड से 4 गुना ज़्यादा होगी मैक नंबर 4 में। जो भी ये टनल है, ये एक तरह से सेल्फ रिलायंस प्रोवाइड करेगी इन द एंड डिज़ाइन ऑफ अपकमिंग लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट। तो जितने भी लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले टाइम में इंडिया के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, उनमें इंडिया सेल्फ रिलायंट बन सकेगा। वो ट्राइसोनिक विंड टनल की फैसिलिटीज़ इस बात को इंश्योर करेगी और इसीलिए ये जो फैसिलिटी है वो इस्टेब्लिश की जा रही है। दूसरी जो फैसिलिटी है वो है एक नई पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी जो श्रीहरिकोटा में इस्टेब्लिश की जा रही है, जो प्रोवाइड करेगी इसरो को कैपेबिलिटी टू इंक्रीज नंबर ऑफ पीएसएलवी मिशंस इन ए ईयर टू 15। अभी पीएसएलवी मिशन जो एक साल में इसरो टोटल लॉन्च करता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस फैसिलिटी के बाद जो पूरा इंटीग्रेशन फैसिलिटी है श्रीहरिकोटा में, उसके बाद करीब एक साल में 15 पीएसएलवी मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं इसरो के द्वारा। ये इस नई फैसिलिटी पर पीएसएलवी रॉकेट इंटीग्रेट किया जाएगा पैरेलली विद रिफर्बिशमेंट ऑफ लॉन्च पैड। लॉन्च पैड के साथ भी जो इंटीग्रेशन है वो किया जाएगा। और जो तीसरी फैसिलिटी है यहाँ पर सीएट, जिसका पूरा नाम है सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, ये प्रोवाइड करेगी इसरो को कैपेबिलिटी टू टेस्ट SCE-200 सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जो रिफाइंड केरोसिन का यूज़ करके और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करके, जो प्रोपेलेंट है, लिक्विड ऑक्सीजन एज ए प्रोपेलेंट यूज़ होगा और रिफाइंड केरोसिन भी एज ए प्रोपेलेंट यूज़ किया जाएगा। और रॉकेट स्टेज की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ की जाएगी इस फैसिलिटी में। ये फैसिलिटी है जो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इस्टेब्लिश की जा रही है। जो ये तीनों फैसिलिटीज़ हो गई, ये इसरो
कि जो इसरो का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने के लिए है, और ये अलग-अलग लोकेशन पे इसरो को अलग-अलग सेक्टर्स में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाने की जो क्षमता है वो रखती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। तीनों फैसिलिटी एक बार दोबारा इन तीनों फैसिलिटी का नाम देख लेते हैं। पहली है ट्राइसोनिक विंड टनल, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एस्टैब्लिश की जाएगी, जो कि तिरुवनंतपुरम में ही है। दूसरी है पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी, जो श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया जाएगा। और तीसरी है सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेट टेस्ट फैसिलिटी, जिसको महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी तमिलनाडु में एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये एक रिपोर्ट निकाली गई है वॉशिंगटन के एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि 75% जो हेट स्पीचेस के इवेंट्स इंडिया में देखने को मिले हैं वो मेनली बीजेपी रूल स्टेट्स में देखने को मिले हैं। करीब 2023 में 668 के ये जो इंसिडेंट हैं उनमें 75% बीजेपी रूल स्टेट और यूटी में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो हेट स्पीच और हेट स्पीच से रिलेटेड जो क्राइम का जो वायलेंस का जो रिलेशन है वो एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशन है। अगर हेट स्पीच कभी पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा डिलीवर की जाती है तो कहीं न कहीं ये वॉयलेंस को क्रिएट करता है, जो पिछले ईयर में लास्ट ईयर में भी 2023 में जैसे नूह हरियाणा और कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर देखने को मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ है पंकज उधास, जिन्हें गज़ल सम्राट माना जाता था, उनका एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। कल की डेट में ही पास्ड अवे आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस इन मुंबई। पंकज उधास ने अपना जो करियर है वो एज ए तबला प्लेयर स्टार्ट किया था, और उसके बाद वो प्लेबैक सिंगिंग में भी गए। उसके बाद नॉन फिल्म गज़ल के जो क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना नाम किया और बहुत ज़्यादा फेमस हुए। हालांकि हिंदी सिनेमा बहुत ज़्यादा नॉन फिल्मी गज़लों से ज़्यादा रिलेटेड नहीं थी, और हिंदी सिनेमा में बहुत ज़्यादा गज़लें नहीं गाई जाती थी, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग पहचान अपने टैलेंट की वजह से बना के रखी, और जो लोग गज़ल प्रेमी हैं, गज़ल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो पंकज उधास को कभी भूल ही नहीं सकते। और इनका जो फ़ेमस सबसे ज़्यादा फ़ेमस जिसको भूला जा सकता है, हालाँकि इनके तो बहुत सारे सॉन्ग थे जो बहुत फ़ेमस थे, लेकिन चिट्ठी आई है जो सॉन्ग था उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने लाइन से काफ़ी सारे जो गज़लें हैं वो गाईं। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रोजेक्ट एम एट एनीमिया कंट्रोल इन गर्ल्स। सरकार की तरफ से एनीमिया कंट्रोल करने के लिए एक जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। गर्ल्स में एनीमिया कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन इन एडोलेसेंट गर्ल यूजिंग आयुर्वेदा, और यहाँ पर आयुर्वेदा का यूज़ करके एनीमिया को कंट्रोल किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है फॉर एनीमिया कंट्रोल अंडर मिशन उत्कर्ष, ये ज्वाइंट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव होगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये 5 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। तो एनीमिया कंट्रोल करने का ये प्रोजेक्ट जो है इसका नाम है मिशन उत्कर्ष। तो मिशन उत्कर्ष के नाम से ये स्टार्ट किया जा रहा है, और 2 मिनिस्ट्री हैं। पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो मिलकर इसको 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करेंगे ऐसे एज ए पायलट प्रोजेक्ट। ये जो 2 मिनिस्ट्री हैं इनका एमओयू इसके रिगार्डिंग साइन हुआ है अभी रिसेंटली। इसके अलावा जो मिशन उत्कर्ष है इसमें 15 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा उनके अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं जो साथ में मिलकर काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट और नेशनल लेवल पे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये करीब 10,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया स्पेसिफिक एक एआई मॉडल डिज़ाइन किया गया है जो गेस्टेशनल एज डेवलपमेंट को ट्रेस आउट कर सकता है। जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा एक इंडिया के लिए स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डिज़ाइन किया गया है टू प्रिसाइजली डिटरमाइन द गेस्टेशनल एज ऑफ फीटस इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेग्नेंट वुमेन के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो गेस्टेशनल एज है, यानी टोटल प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कितनी लंबी अभी तक की
अभी तक की डेट तक रह चुकी है, ये फाइंड आउट करने के लिए एक एआई मॉडल लॉन्च किया गया है और डेवलप किया गया है। जो पहले मॉडल अभी तक अवेलेबल थे, वो ज़्यादातर वेस्टर्न पॉपुलेशन के हिसाब से डिज़ाइन थे, और वो मॉडल जब इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो इंडियन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से ही इंडिया स्पेसिफ़िक मॉडल की ज़रूरत पड़ी। और ये जो मॉडल है, इसका नाम है गर्भिणी GA2। गर्भिणी GA2 फर्स्ट लेट ट्राइमेस्टर GA एस्टिमेशन है, गेस्टेशनल एज एस्टिमेशन है, टू बी डेवलप्ड एंड वैलिडेटेड यूजिंग इंडियन पॉपुलेशन डेटा। तो इंडियन पॉपुलेशन के डेटा को टेस्ट और वैलिडेट करने के लिए गर्भिणी GA2 एआई मॉडल डेवलप किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रांजेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद ने मिल के ये जो मॉडल है डेवलप किया है। ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप ऑफ एडवांस रिसर्च ऑफ बर्थ आउटकम। और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, वो कहाँ देखने को मिलेगा? इसका जो फ़ायदा है, वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इंडियन डेटा हेल्प करेगा टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो इस डेटा से ये फाइंड आउट किया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है कि प्रेगनेंसी के किस पीरियड में जो मदर है, उसको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत के टाइम पे केयर की जाए, तो जो मोर्टेलिटी है, मैटरनल मोर्टेलिटी, उसको कम किया जा सकता है। इसी के साथ ही जो बर्थ का टाइमिंग है, डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, उसको भी प्रिसाइज़ली एस्टिमेट किया जा सकता है इस मॉडल के थ्रू। सो इससे मैटरनल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों कम किया जा सकता है। गर्भिणी GA2 एक्यूरेटली एस्टिमेट द फीटस एज, रिड्यूसिंग एरर बाई ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो ये काफ़ी इफेक्टिव माना जा रहा है, ये मॉडल। और इसका जो डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस केवल टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड इस बात पे भी करते हैं कि जो क्लिनिक्स हैं, वो कितना वायबली इसको यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारा करंट हेल्थ सिस्टम है, वो कितनी ईज़िली इसको अडॉप्ट कर लेता है। तो क्लिनिक्स के द्वारा भी ये हॉस्पिटल्स और क्लिनिक के द्वारा भी इस मॉडल को बराबर यूज़ किया जाना चाहिए, और इसका जो यूज़ है, वो ग्रासरूट लेवल पे पहुँचना चाहिए। और जो हमारा करंट में जो मेडिकल सिस्टम है, उसमें अगर ये प्रॉपर्ली यूज़ किया जाएगा, तो ये IMR और MMR दोनों, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दोनों को रिड्यूस करने का पोटेंशियल रखता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये फैक्चुअल न्यूज़ है। मरियम नवाज़, जो एल्डर डॉटर हैं फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस की। तो मरियम नवाज पाकिस्तान के ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन फैक्चुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, फोकस ऑन रसिया एज स्वीडन कंप्लीट्स नेटो प्रेजेंस अलोंग द बाल्टिक शोर। हमने स्टार्टिंग में स्वीडन का मैप देखा था, और यहाँ पर न्यूज़ है, स्वीडन ने जो नेटो का ग्रुपिंग है, उसको ज्वाइन कर लिया है। स्वीडन की नेटो में प्रेजेंस के बाद जो बाल्टिक रीजन है, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जियोपॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट रसिया और यूरोप के रिलेशंस पे पड़ने वाला है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि स्वीडन की जो मेंबरशिप है नेटो में, वो सारी कंट्रीज़ के लिए, और स्पेशली यूरोपियन यूनियन के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेकिन रसिया जो है, इस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रसिया का कैलिनग्रैंड एन्क्लेव जो है, वो हेविली आर्म्ड है। जो रसिया ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अपने जो एम्यूनिशन है, वो रख रखे हैं, जो यूरोप में पोलैंड और बेलारूस के पास में ही है। मतलब बाल्टिक कंट्रीज़ के बिल्कुल बगल में रसिया ने अपना हेविली गार्डेड एन्क्लेव बना के रखा है, कैलिनग्राड। और इसके अलावा भी अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रसिया का है, समुंदर के अंदर रसिया ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, वो अभी भी बड़ी थ्रेट है इन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पर स्वीडन का जो एसेसन है, उसको एनालाइज किया गया है। हमने जैसे अभी देखा था कि बाल्टिक सी के चारों ओर एक इधर बाल्टिक कंट्रीज़ थी, और ऊपर साइड में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थी, और सबसे ज़्यादा बाउंड्री थी स्वीडन की। और यहाँ पर छोटा सा एरिया रसिया का है, जो बाल्टिक सी में एंटर कर सकता है अपने एरिया के थ्रू।
तो इसकी वजह से रसिया का स्वीडन का नेटो में जाने के बाद रसिया का जो इन्वॉल्वमेंट है बाल्टिक सी में वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन रसिया ने जो ऑलरेडी अपना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर सी बना रखा है उसको लेकर अभी भी चिंतित है यूरोपियन यूनियन और नाटो। आफ्टर फिनलैंड ज्वाइंट लास्ट ईयर, स्वीडन की जो मेंबरशिप है ये क्लियर करती है हर्डल्स पहली बार, और दूसरा नेटो की जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। दिस हैज लेड सम टू से नेटो लेक, बाल्टिक सी को नेटो लेक भी कहा जाता है काफ़ी लोगों के द्वारा, क्योंकि बाल्टिक सी के जो चारों ओर कंट्रीज हैं एक्सेप्ट रसिया वो सारी नेटो कंट्रीज हैं। Russia can still menace the region from heavily armed enclave Kaliningrad and threaten undersea infrastructure। तो कैलिनग्राड में जो एक मिलिट्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरसी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, सिंस जो यूक्रेन को इन्वेड किया था रसिया ने उसके बाद जो बाल्टिक सी है वहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है देखने को मिली थी। 2022 सितंबर में कुछ अटैक्स हुए थे गल्फ स्ट्रीम नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पे। कहा जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट था वो रसिया का था। इसके अलावा भी कुछ पाइपलाइन और केबल फिनलैंड और स्वीडन के बीच वहाँ पर भी जो डिस्ट्रक्शन है वो डैमेज है केबल्स और पाइपलाइन का वो देखा गया था। तो यूरोपियन कंट्रीज़ का ये मानना है कि रसिया इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, और ऐसा इसीलिए रसिया कर पा रहा है क्योंकि उसका ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडर सी है। The challenge and threat posed by Russia in the region is significant in some way, and allies for now lack the capacity to counter that is a crisis। तो यहाँ पर कहा गया है कि बाल्टिक सी को नाटो लैक कहना यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक कॉम्प्लेसेंसी है, क्योंकि रसिया की जो मिलिट्री पावर है इस रीजन में और जो अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। यही पूरा सार है इस आर्टिकल का। बिजनेस पेज पे एक न्यूज़ है डब्ल्यूटीओ मीट के बारे में। अभी डब्ल्यूटीओ मीट अबू धाबी में ऑर्गेनाइज की जा रही है। अबू धाबी में ये 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है डब्ल्यूटीओ की, और इसमें जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है कि डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के द्वारा एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए लॉन्ग पेंडिंग पब्लिक फूड स्टॉकपाइल इशू का। तो पब्लिक फूड स्टॉकपाइल सरकार कितना कर सकती है, पब्लिक का जो फूड है उसको कितना स्टॉक में रख सकती है, उसके बारे में एक फाइनल सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। पिछले डब्ल्यूटीओ मीट में लगातार ये डिस्कशन चले आ रहे हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज इस मुद्दे को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहती। तो इंडिया ने ये जो अपना कॉल है वो लिया और डिमांड किया है कि पहले इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। ये जो मीट है इसको अटेंड किया जा रहा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। उनके द्वारा कहा गया है कि डेवलपमेंट एजेंडा जो है उसको जो अभी तक इनकम्प्लीट है उसको पूरा करने की ज़रूरत है, और परमानेंट सॉल्यूशन ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पस ये बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे जो एसडीजी गोल हैं ज़ीरो हंगर का 2030 तक जो प्राप्त करना है सारे कंट्रीज़ को, उसके लिए भी ये जो स्टॉक पाइल का इशू है उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। और डब्ल्यूटीओ मीट जो है अबू धाबी में ऑर्गेनाइज की जा रही है। अब देखना यह है कि फाइनल डब्ल्यूटीए का जो डिक्लेरेशन आता है उसमें किस तरह से पब्लिक स्टॉक पाइल के इशू को आगे लेकर चला जाएगा। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।